अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान के साथ मैं हूं नबी हाईजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और अच्छी सेहत में होंगे। आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद डिटेल सेगमेंट की जानिब पड़ेंगे। तो सबसे पहले टॉप स्टोरी जनाब, कभी इनकार तो कभी इनकार फिर इनकार। इसी इनकार और इकरार के बीच में तहरीके इंसाफ की कश्ती डोलने लगी। शहर कायद में बारिश, उबले गटर, बिखरे नाले, डेंगी बेकाबू। किसने की साजिश और किस पर हुई नवाजिश? शहबाज काबीना में 8 नए शाहसवारों का इजाफा। अवाम की हांडी पकी, ना ही सालन को लगा तड़का। उधर नरेंद्र मोदी का भारत, मर गई इंसानियत, इंसानी हकूक को दे दी मात। शाहीनों का इंग्लैंड से टाकरा, टीम में लगेगा किसका तुक्का? और हम आपको बताएंगे कि स्क्रीन बच्चों की नजर को किस तरह से नजरअंदाज करती है। ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। डिटेल सेगमेंट भी आपके साथ शेयर करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमारी आज की पहली टॉप स्टोरी से। तो जनाब पीर को इमरान खान के दिए गए इंटरव्यू के बाद से तहरीक इंसाफ की जानिब से वजाहतों का सिलसिला जारी है। इमरान खान के मुताबिक उन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसीक का कोई मुतालबा नहीं किया, बल्कि ताइनाती मौखिर करने की राय दी है। यूं इमरान खान एक रोज अपने ही कहे बयान से एक मर्तबा फिर गए और यू टर्न्स की एक सेंचुरी मुकम्मल कर दी। माजी में कप्तान ने अपनी कही बातों से यू टर्न लिया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जी हाँ जी, तो हमने आपको बताया कि खान साहब अपने ही कहे हुए जो उनके बातें हैं, उनके जो जुमले हैं, उससे वो मुकर गए। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाऊंगी भी, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी। बहरहाल इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ISPR की प्रेस रिलीज पर भी सवालात उठाए। इससे पहले उन्होंने क्या कहा वो देखें। This is where it started. अमरीकी साजिश के तहत बैरूनी मुल्क की साजिश। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। अमेरिका की नौकरी तुम हो कौन? या हमें माफ करोगे? ओहो, बस कंट्रोल करो इसको। हम आपके सामने क्या है? कामरान, मेरी तो अभी सिर्फ रॉबिन रफेल, क्योंकि मैं पुराना जानता हूँ। हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए अमेरिका से। रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। इमरान खान साहब ने कहा था कि चंद लोगों ने अपने मुफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया हुआ है। हो सकता है कि मैं उन लोगों के नाम भी बता दूं। बादशाह कप्तान ने रवा माह फाइनल एहतजाज की कॉल देने के फैसले का ऐलान कर दिया और इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार नजीर लगारी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस न्यू पाकिस्तान। खान साहब को अपने ही बयानात की वजाहतें देना पड़ रही हैं, क्यों? इमरान खान का मसला ये है कि वो कोई भी बात सोच समझ कर नहीं करते हैं। वो ये एक बात किसी खास ट्रांस में अगर कह रहे हैं तो उसका एक मतलब एक वक्त में लेते हैं, फिर दूसरी उसी बात को अगर दूसरे किसी ट्रांस में, दूसरे किसी माइंडसेट में कहेंगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा। उन्होंने कितनी बार जब ये वाकया शुरू हुए, जब अपोजिशन ने, जो उस वक्त के अपोजिशन थे, उसने कहा था कि हम जा रहे हैं इमरान के खिलाफ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ, तो ये तो वेलकम कर रहे थे। ये तो कह रहे थे कि जनाब कमाल हो गया, मेरी तो सबसे बड़ी खुशी है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। फिर उन्हें पता चला कि ये तो कोई गड़बड़ हो सकती है, और फिर जो है उन्होंने अपनी नाकामियों का और अपनी नाअहली का और अपनी नालायकी का मलबा जो है वो जो है दूसरे लोगों पर डालने के लिए, दूसरे इदारों पर डालने के लिए ये नया बयान शुरू किया कि जनाब ये तो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। और साजिश के किरदारों के बारे में नहीं बताया, एक किरदार के बारे में बताया कि जी अमेरिका साजिश कर रहा है। यार मकामी आप हैंडलर कहते रहे, वो हैंडलर कौन है भाई? आप मकामी फैसिलिटेटर कहते रहे, वो कौन है फैसिलिटेटर? नाम लेना, आप बताएं तो सही ना किसकी बात कर रहे हैं। लंदन में बैठा हुआ शख्स या लंदन में लगारी साहब, इमरान खान मुसलसल अगर हम देखें तो वो चंद लोगों की बात करें, उनका मुसलसल तज़किरा करें। ये चंद लोग कौन है जो साबिक वजीर आजम खान साहब के निशाने पर हैं? जी, चंद लोग जो हैं वो तो अब तो हम समझ चुके हैं वो किसको कह रहे हैं। वो आर्म फोर्सेस के लोग कह रहे हैं, जुडिशरी के लोगों को कह रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस को कह रहे हैं, और वो मुख्तलिफ हर वो आदमी
जो उनके खिलाफ बात करे या उनके बारे में एक सही तजिया या एक पॉइंट ऑफ व्यू दे, तो वो उनके खिलाफ भी हो जाते हैं। उन्होंने 4-5 नाम जो है वो दिए नहीं है, लेकिन उनके टारगेट पर हैं। वो इस वक्त तो जो है जो आर्मी की लीडरशिप है और टॉप लीडरशिप जो है वो इनके निशाने पर है। और पहले उन्होंने सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया पिछले 4-5 महीनों में, वो तो इनको टारगेट किया हुआ था इन्होंने आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ के बारे में इतनी ज्यादा बातें की हैं कि बाद दफा बहुत अफसोस शर्म होती है इस बात की कि जनाब इन्होंने पहले नहीं सोचा कभी कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जब आप कह रहे थे कि जी मुझे तो उनकी खिदमत रहना पड़ती थी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, कोरम पूरा करने के लिए और बजट पास कराने के लिए, और मैं कहता रहता था, तो आप किसको कहते रहते थे? आपने कभी तो खुद वाजे नहीं किया इस बात को कि किसको कहते रहते थे। चंद लोग कौन हैं? चंद लोग आपका टारगेट कौन है? अच्छा लगारी साहब, खान साहब के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? जी, बैकडोर राब्तों का तासुर तो मौजूद है। अब ये बैकडोर तो बाज राब्ते तो बिल्कुल बैकडोर नहीं है, बिल्कुल सामने की बात है, सामने राब्ते हो रहे हैं। अमेरिका को कितना बुरा भला कहते रहे, अमेरिका के खिलाफ तो ये ऐलान जंग कर चुके थे, फिर अमेरिकी जो है वो इमदाद आई और इनके सूबे के वजीर आला और गवर्नर जो है अपनी कुर्सियां छोड़कर बैठे हुए थे और इनके राब्ते ये सामने आए। फिर इसके बाद उनकी मुलाकातें वो भी सामने आ गई, और उसके बाद जो नई तजवीज आई है, यह भी जाहिर है किसी न किसी राब्ते का ही एक वो हो सकता है, नतीजा हो सकता है। ये नई तजवीज जो आई है इनसे 1-2 दिनों से ये जो चल रहा है, ये तो कमाल ही हो गया है। यानी आपने जलसा आम में आपने क्या क्या नहीं अल्फाज इस्तेमाल किए, कौन कौन से आपने अरकाबात नहीं दिए, कैसे कैसी चीजें आपने नहीं कही, और कि जनाब ये मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, और हत्ता के आपने यहाँ तक कह दिया कि जो है वो न्यूट्रल तो जानवर होता है जी। अच्छा, जब ये बातें कह चुके हैं तो फिर और अब कौन सी ऐसी खास बात हुई है कि अब खुद ये तजवीज लेकर आए हैं कि जनाब आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए? ये क्या बात हुई? यानी आप अगर तोसी ही देनी थी तो फिर झगड़ा किस बात का था? आपकी लड़ाई किस चीज के लिए थी और आप क्यों वो कर रहे थे? इसका क्या मतलब है? इमरान खान मुसलसल आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सवालात उठा रहे हैं, बात को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि एक कानूनी आईनी मामला है, उसको सियासत का रंग क्यों दिया जा रहा है? देखिए, पहले भी ये मामला आईनी ही था और आइन के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक मुद्दत मुतय्यन है कि वो 3 साल के लिए उनका तकर्रुर किया जाता है, तो 3 साल के लिए तकर्रुर हो गया। माजी में जो मार्शल लगाते थे आर्मी चीफ, वही अपनी एक्सटेंशन खुद ही कर दिया करते थे। अयूब खान चाहें तो वो अपनी एक्सटेंशन कर लें, या चाहें तो अपना आइन बनाकर जो है वो उनकी एक्सटेंशन तो जनरल ग्रेसी से लेकर तो वो मुसलसल एक्सटेंशन पर ही रहे, और फिर अगर चाहें तो वो जो है वो किसी को नामजद कर लें। फिर जनरल याह्या खान का भी यही इरादा था कि वर्दी भी साथ होगी और साथ में सदर ममलिकत भी रहूंगा और चलता रहेगा, लेकिन इसके नतीजे में मुल्क टूट गया। फिर जनरल जियाउल हक से एक बहुत ही जर्नलिज्म की अहम शख्सियत ने मुलाकात करके कहा था कि जनरल साहब, ये जो आप गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवा रहे हैं, आप मारे जाएंगे, साथ में हम भी मारे जाएंगे। जब वो ये बात हमें बता रहे थे तो ये भी कह रहे थे कि हम नहीं मारे जाएंगे, मारा यही जाएगा, जनरल जिया ही मारा जाएगा। कितने 3 एक्सटेंशन तो वो खुद ले चुके थे, और फिर उसके बाद ये खुद वर्दी में रहते हुए गैर जमाती इलेक्शन कराने के बाद बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी नासिर बेग चुगताई साहब ने। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इमरान खान साहब अपने U-turns की ऐसा मालूम हो रहा है कि सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। कल जो उन्होंने बातें की अभी एक दिन में मुकम्मल नहीं हुआ और वो अपनी तमाम बातों से एक मरतबा फिर मुकर गए हैं। अब खान साहब ने नया अल्टीमेटम दिया है कि सितंबर में फाइनल कॉल दी जाएगी। क्या हुकूमत की काम पे टांग रही है?
नहीं किसी और की कहाँ पे टांग रही है इस वक्त तो। अच्छा सर। सूरत हाल ये है कि सारी तरकीबें उल्टी हो गई ना। देखिए, एक होता है बैटिंग प्लान, एक होता है मैच प्लान, एक होता है फील्डिंग प्लान। सारे प्लान नाकाम हो गए। अब आपके पास कोई मियादाद नहीं है जो आपके मैच को प्लान करके आपको दे। आपके पास कोई मुदस्सिर नजर नहीं है जो विकेट को पढ़ सके ठीक से कि विकेट क्या करेगी, स्विंग करेगी, स्पिनर के लिए अच्छी होगी। आपके पास कोई कीपर अच्छा नहीं है जो आपको डिफेंड कर सके। आपके पास कोई वसीम अकरम नहीं है जो अच्छी बॉलिंग कर सके। आप अकेले हैं, और अकेले में जो गलतियां आपने की हैं वो तारीखी गलतियां हैं। मेरा ख्याल ये कि मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने इतनी गलतियां ज़िया-उल-हक की भी नहीं देखी। ज़िया-उल-हक ने बहुत गलतियां की थी, ये तो कमाल हो गया। हर चीज का पहले था 1 महीने बाद यू टर्न, फिर 1 हफ्ते बाद यू टर्न, अब 24 घंटे में यू टर्न होने लगा। ये तो हद हो गई। फिर विद इन पीटीआई जो इख्तलाफात हैं उन पर नजर डालने लगी, खतरनाक इख्तलाफात हैं बहुत। मतलब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जमहूरियत का फार्मूला आ गया, श्री मुजाहिरी तरदीद कर रही हैं। शाम को खान साहब कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई फार्मूला नहीं दिया, मैंने तो कहा ही नहीं, मैं तौसीह करूंगा। हालांकि वो अगर आप गौर से सुने, सर फवाद चौधरी साहब, अगर खान साहब की टीम की बात की जाए तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि खान साहब के कत्ल पर काम हो रहा है। फवाद चौधरी साहब का कहना ये नहीं, बाबर अवान साहब भी ये कह रहे हैं। बाबर अवान साहब तो बुला रहे हैं लियाकत अली खान से। अच्छा, याद रखिएगा, ये बाबर अवान और ये फवाद चौधरी दोनों पीपल्स पार्टी से आए। जी जी। फवाद चौधरी पहले मुशर्रफ के साथ भी थे। तो ये सब गड़बड़ मामला है इनका सबका, और ये सब गलत मशवरे देते हैं। खान साहब को असल में मशवरे देने वाले सही नहीं मिले, उनको बताने वाले कानूनी मशवरे भी सही नहीं मिले। सारी इनकी जो स्पीकर की रूलिंग थी, असेंबली को तोड़ना था, सब उल्टा हो गया ना। सब कुछ उल्टा हो गया, और उस उल्टा होने के बाद उन्होंने उसका बड़ा गर्ज कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब बेतहाशा कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे उन्हें करना क्या है। सितंबर की कॉल उन्होंने फिर दिए। उन्होंने गुजरांवाला में कहा था कि मैं गुजरांवाला में कॉल दूंगा, वहां भी नहीं दी। उन्होंने लॉन्ग मार्च कहा था इस्लामाबाद में, वो नहीं हो पाया, वहां से उनको वापस आना पड़ा। अब नया लॉन्ग मार्च किस तरह करेंगे मिनिस्टर में नहीं आ पा रहा, क्योंकि उनका जो अब इज्तिमात हैं उनमें क्राउड कम होना शुरू हो गया है। क्राउड कम होना शुरू हो गया है, और उन्हें खतरा और भी है कि पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है। ये बड़ा खतरा उनके सर पर मंडरा रहा है। अच्छा, अब बेग साहब, अब खान साहब मुसलसल अगर हम उनकी जो स्पीचेस हैं, तकारीर हैं, उनकी गुफ्तगू अगर हम देखें तो ये जो आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश की जा रही है, ये क्या सब कुछ आपको सोचा समझा मंसूबा लग रहा है, या किसी फरमाइश पर किया जा रहा है, या फिर उनकी अपनी सोच है? इस पर मैं आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। मुझे बात यह है कि अगर ये कोई मंसूबा है तो बहुत ख़तरनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है। और जो मंसूबा बना रहे हैं लोग, वो खबरदार हो जाएं इस बात से कि वो मुल्क से खेल रहे हैं। वो अगर ये बेवकूफ़ी है तो आला दर्जे की बेवकूफ़ी है। अगर ये कोई जहनी खलफिशार है तो उसको जहन से निकाल दें। देखें, आर्मी चीफ का तकर्रुर, आप कुछ भी कह लें, आमरीत कह लें, माशाल्लाह कह लें, जो भी कह लें, वो एक तरीक़ेकार के तहत होता है। जब आमिर आता है तो उसकी मर्जी पर होता है। ज़िया-उल-हक ने कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक की दरख्वास्त पर बहैसियत सदर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल-हक की मुद्दत मुलाज़मत ताहुक्म सानी बढ़ाता हूँ। एक ये भी था वापस। लेकिन ये कि अब एक तरीक़ाकार है कि प्राइम मिनिस्टर को एक लिस्ट जाती है, प्राइम मिनिस्टर उस लिस्ट को देखता है, मशवरे करता है, आर्मी से मशवरे करता है, जाहिर है, और सबकी फाइलें चेक करता है। उसके बाद वो एक नाम, दो नाम, अब तो 2 नाम हो गए, एक चेयरमैन का, एक आर्मी चीफ का, वो मुंतखब करता है और वापस कर देता है, और वो नोटिफाई हो जाता है। वो ये बहुत सिंपल है। इसको आप इतना, कल मैंने एक साहब को सुना, उन्होंने कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मशवरा होना चाहिए। भाई कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर किससे मशवरा करेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करेगा उस लिस्ट के ऊपर जो उसको वजारत दिफा भेजेगी, 5 आदमियों की, 3 आदमियों की, जो भी हो होती है, उस पर फैसला करेगा और
एक आदमी को मुकर्रर कर देगा। मेरिट इसमें ज़्यादा काउंट नहीं होती, इस पे काउंट होती सीनियरिटी। सीनियर 5 सीनियर का, अब ये मेरिट जो कह रहे हैं ये भी एक खेल है कि साहब 11वां 12वां ले आए। एक बात और इनको शायद मालूम नहीं है, तारीख तालीम नहीं है कि ज़ियाउल हक साहब का 11वां नंबर था। सही। जब भुट्टो साहब उनको लाए जी, उन्होंने क्या किया भुट्टो साहब के साथ, जब भी जूनियर आएगा वो इनसिक्योर होगा और वो इनसिक्योर होने के बाद अपने बॉस को खराब करेगा। मुशर्रफ ने क्या किया नवाज शरीफ के साथ। सर हिस्ट्री इज देयर, बिल्कुल माजी तारीख मौजूद है, हिस्ट्री इज देयर। सीखना चाहिए। तो ये जो खेल है बहुत खतरनाक है। आर्मी चीफ के तकर्रुर को जलसों में डिस्कस करना, भाई हमने तो जो जर्नलिज्म पढ़ा है, जो हमने बाहर के मामला देखे, बांग्लादेश ले लें आप भूटान ले लें यार, वहाँ खबर छपती है कि जनरल फलां को आर्मी चीफ बना दिया गया, 4 लाइन की खबर, और जब वो चार्ज लेता है तो एक तस्वीर छप जाती है कि जनरल फलां आर्मी चीफ हो गए, चार्ज ले लिया, खत्म हो गई बात। ये कुछ नहीं होता जो हमारे यहाँ हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है, पहले भी होता रहा है। ऐसी गुफ्तगू जिससे अवाम पर भी एक गलत तासुर जाए और एक अलग रंग दिया जाए, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को, बहुत ही सेंसिटिव इशू को, उससे गुरेज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का लीडर हो या फिर सरबरा हो। बहरहाल इंटरेस्टिंग बात यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म खान साहब वैसे तो मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आए, ताहम सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और खान साहब इकट्ठे हमें दिखाई दिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, वो आप लोग भी जरा ट्विटर पर जाकर जरूर देखिएगा, महसूस होंगे आप लोग। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया हमें। अभी लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की, रोशनियों के शहर की, उजालों के नगर की, शहर कायद कराची में 2 रोज से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी, जिसने जिले इंतजामिया की नाकामियों के पोल खोल दिए हैं। लियारी से लेकर शहर के पोश इलाकों तक हर जगह शहरियों की जिंदगी अजीरन। अक्सर इलाकों में बिजली गायब हो गई तो बाज़ मकामात पर करंट लगने से हलाकतों की खबरें भी आई हैं। उबले गटर, सड़कों पर खड़े पानी से घंटों ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही। शहरियों की जो जिंदगी है वो अजीरन हो गई। जामे कराची में कैंटीन की छत गिरने का वाक़या सामने आया, जिससे 4 तालिब इल्म जख्मी भी हुए। उधर शहर में बारिश से पहले हंगामी इंतजाम क्यों नहीं किए गए, ये एक सवालिया निशान है। बारिश होने के बाद पैदा मसाइल का हल क्यों नहीं तलाश किया जाता, इसी हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है, हमारी न्यू की न्यूज रिपोर्टर हफ्सा शकील मौजूद हैं कराची में, उनसे जानते हैं। हफ्सा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपने हमें अपडेट किया। इस वक्त शहर की सूरत हाल क्या है? अजी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराह एम ए जिन्ना रोड पे, और अगर इस शाहराह की बात मैं करूँ तो यहाँ पे गुरु मंदिर से आने वाला ट्रैफिक, सदर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक, तिब्बत सेंटर की तरफ से जाने वाला ट्रैफिक, सब यहाँ से जो है वो इस रोड से होते हुए गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये शाहराह जो है वो काफ़ी अहम तरीन है। लेकिन अगर इस शाहराह की सूरत हाल की बात करूँ तो अब जो शाहराह है, कल से बारिश होने के बाद इस शाहराह की सूरत हाल काफ़ी अबतर हो चुकी है। पानी जो है वो बारिश का वो बहुत ज़्यादा जमा है। कल जो है बारिश का, कल से परसों से बारिश हो रही है, जिसके बाद से पानी काफ़ी जमा हो चुका है। बारिश एक मुद्दा है। शहर कायद की परेशानियों का सिर्फ इस वक्त वाहिद मसला बारिश नहीं है, बारिश के बाद और जो खड़ा पानी है उसके बाद जो मसाइल और जन्म ले रहे हैं, खासकर जो डेंगू के वाकयात में इतना इजाफा हुआ है। मैं आपके साथ फैक्ट शेयर करती हूँ। गुज़श्ता 24 घंटों में 161 केसेस सामने आए हैं। जो डेंगू से मुतासरा अफराद हैं, इस मर्ज में मुब्तला लोग हैं, उनके लिए कराची में हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ गए हैं। वो सूरत हाल भी वर्स्ट हो रही है। किस से बचेंगे कराची के वासी? जी देखिए, डेंगू की जो बुनियादी वजह है बढ़ने की डेंगू केसेस की, वो ये खड़ा हुआ पानी है। शहर कायद के जगह जगह रोड्स पे जो है वो डेंगू के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुका है। और अब तक जो है वो शहर में मच्छर मार स्प्रे का जो आगाज़ है, मुहिम है, वो अब तक
तक नहीं हुआ है। शहर कायद में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन दुगना इजाफा होते जा रहा है। और अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो इस वक्त मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी बढ़ चुका है। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो जाता है, कीचड़ जमा हो जाती है। न सिर्फ डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि शहर कायद में जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए रोड्स के ऊपर, उससे भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बाइक सवार अफराद, कार सवार अफराद, उनकी भी जो कमर के दर्द में, पट्ठों के दर्द में, मोरों के दर्द में जो है वो लोग मुब्तला हो रहे हैं। हर जगह जो है परेशानियां हैं, मसाइल हैं, लेकिन अब तक बल्दियाती इदारे जो हैं वो गैर मुकम्मल तौर पर गैर फाल नज़र आ रहे हैं। कोई भी अभी तक सिटी में, कराची में जो है वो काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ है। मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रही हूँ एमजना से, यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मच्छर जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। डेंगू की असल वजह ही पानी का खड़ा हो जाना है। मानसून के बाद जो है वो ये सिस्टम शुरू होता है डेंगू का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है। कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं सूरत हाल से निपटने के लिए? नहीं, इस वक्त अगर मैं बात करूं तो पानी जो है वो कल परसों से खड़ा हुआ है। मानसून का जो बारिशें हुई हैं उस वक्त उसका पानी अब तक जो है वो कराची की सड़कों पे मौजूद है, लेकिन अब तक बल्दियाती इदारे जो है हमें कहीं भी नजर नहीं आए। कोई वक्त की जरूरत है कि इस वक्त इंतजामिया मुतहरिक हो, हुकूमती नुमाइंदगान जो हैं वो एक्टिव हो। नकासी है आपके लिए, क्यों पहले से बर वक्त प्लानिंग नहीं है? क्यों इतना ज्यादा लोग जब मुतासिर हो जाते हैं, अस्पताल में बेड्स की कमी हो जाती है, फिर ही हुकूमत को ख्याल आता है? इस वक्त असद उमर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। आपने साउंड सिस्टम दिया था तरीके से। अच्छा, आप जो है आपने रिसर्च की थी तरीके इंसाफ के लिए, आए ना जरा दफ्तर के अंदर हमें जवाब दें। मकसद सिर्फ है हरासा करना, खौफ ज़दा कर देना लोगों को कि तरीके इंसाफ के साथ कोई काम करने कोई ना तैयार हो। क्योंकि फिर मैं वही बोलूंगा, क्योंकि ताकत इमरान खान जो ले रहा है वो अल्लाह के ऊपर यकीन है और पाकिस्तान की अवाम के ऊपर वो सियासत कर रहा है। तो अवाम को किस तरीके से डराया जाए, खौफ ज़दा किया जाए, दूर किया जाए, इसी का पहलू जो है वो फंड रेजिंग के ऊपर भी है। नामंजूर.com जो है वो बनाई गई वेबसाइट आज से चंद माह पहले, जिस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, अदम एतमाद की तहरीक आई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसके खिलाफ खड़े हुए और एक पूरी तहरीक चलनी शुरू हुई, तो उसी का वो एक नारा बन गया, नामंजूर, गुलामी नामंजूर की पूरी आवाज़ सारे पाकिस्तान में फैल गई। और उसी के बुनियाद के ऊपर वो नामंजूर.com से वहाँ पे आम पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए, पाकिस्तान के अंदर से लोग उसमें पैसा नहीं डाल सकते, बाहर के लोग जो सारे पाकिस्तानी जो दुनिया में फैले हुए वो वहाँ पे पैसा जमा कराते हैं। वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पूरी उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसकी ऑडिट हो रही है सारे पैसे की। उसको ये कह रहे हैं गैर कानूनी। गैर कानूनी नहीं है ये गैर कानूनी नहीं है, ये इनके सियासी मौत नजर आ रही है। इनको नजर आ रहा है कि अगर आम आदमी पाकिस्तानी वो इमरान खान को पैसा दे के ये जो पूरी तहरीक चल रही है, इसको तहरीक को चलाएगा, तो फिर इन्होंने जो चंद ताकतवर तबके के लोगों ने पाकिस्तान को शिकंजे में जकड़ा हुआ है, फिर ये किधर जाएंगे? असल खौफ इस बात का है इनको। कानून के अंदर तो हम जाहिर है इसको चैलेंज कर ही रहे हैं, कोर्ट के अंदर जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ऑलरेडी FIA की तहकीक का डला हुआ है। ये एक नया आ गया नामंजूर वाला, ये भी चले जाएंगे इसके ऊपर। आखिर में मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाहूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कहा था कि आपने तमाम पार्टियों को बिला तफरीक उनकी तहकीकात करनी है फंडिंग की, तो तरीके इंसाफ को तो आप कर रहे हैं, आपने बाकी सबकी भी करनी है। जहां पे चंद महीने पहले हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आया हुआ है, अभी तक कौम इंतजार कर रही है इलेक्शन कमीशन कि आप जो है ये कब तहकीकात मुकम्मल करेंगे दूसरी सियासी पार्टियों की, कब आप सवाल पूछेंगे इन सारी पार्टियों से, जो मैं एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील बता चुका हूं। 36 करोड़ रुपए आ गए जी, पता ही नहीं चल रहा किधर से आ गए, कोई डाल गया जी, अल्लाह का बंदा जो है 36 करोड़ रुपए डाल गया। ये सवाल जो है ना, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। आपके ख्याल में अगर इमरान खान को, असद उमर को, फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस भेज के आप ये सवाल पूछना हमसे बंद करवा देंगे, वो हमने बंद नहीं करना और आपके सवाल जवाब का इंतजार रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट की भी इसके ऊपर जल्द फैसला करेगा।
बस मैं इतना ही कहना चाहता था जी, कोई अगर सवाल हो। अच्छा सर उमर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो बात की गई है उस पर मुख्तलिफ उसका मतलब निकाला जा रहा है, तो उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। दूसरा ये भी बता दें कि क्या इदारों के साथ तहरीक इंसाफ के मामलात में कोई बेहतरी आई है, कोई बैकडोर या कोई बराह रास्त कोई राब्ता हुआ है? अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो उस दिन कहा वो बड़े ही सादा सी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है, जल्द इलेक्शन जो है वो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए, और उस इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और ये सिर्फ इमरान खान का नहीं, मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल को समझता है, उसको पता होगा कि शायद पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक तरीन सूरत हाल का सामना कर रहा है, जहां IMF का मायदा होने के बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पर रुपया जो है वो कमज़ोरी दिखा रहा है और गिरता चला जा रहा है, और इससे महंगाई का जो पहले तूफान आया हुआ उसमें मजीद खराबी होने जा रही है। बहुत ही इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है इस वक्त। उन्होंने ये बात की थी और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये जल्द इलेक्शन होने, इसलिए इस इलेक्शन के बाद आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जो भी अवाम के साथ मैंडेट लेके आए, और एक ऐसी हुकूमत जिसकी लेजिटमेसी कोई नहीं है, जिसको पाकिस्तान के अवाम मानते ही नहीं है कि ये इक़्तिदार में किसी कानूनी तरीके से या किसी इखलाकी जवाज के साथ आए, इनको नहीं करनी चाहिए। और अगर उसका मतलब है कि कुछ अरसे के लिए एक्सटेंशन करनी पड़े तो एक्सटेंशन कर दें। सर ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है इसमें तोसी हो सकती है इसकी मुद्दत में, क्या कहेंगे मौलाना ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? मौलाना इसलिए वो बयान दे रहे हैं क्योंकि मौलाना को वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मुल्क की जो मजमूई इस वक्त सूरत हाल है, खासकर जो आवाम की सूरत हाल है, उसके ऊपर तज्जिया राय ज़रूर रखेंगे आपके सामने। हुकूमत क्यों सो रही है, क्या किया जा रहा है आम आदमी के लिए। ऐसे में गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से इत्तेहादियों को मनाने के लिए काबीना में 8 मुआवनीन खसूसी का इजाफा किया। ये इजाफा अब एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मुल्क की मईशत पहले से ही हिचकोले खा रही है। अप्रैल 2022 में हुकूमत संभालते ही अवाम को ख्वाब दिखाए गए थे कि मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन होगा, चंद माह जरा कड़वा घूंट पी लें उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा की तस्वीर दिखाई गई। IMF और दोस्त ममालिक से पैसे आते ही डॉलर कम होगा, बिलों में रियायत मिलेगी, लेकिन कर्ज मिलने के बावजूद बिजली के बिलों में इजाफा हुआ। शहरियों की आमदन से ज्यादा बिजली के बिल आए। कहा गया कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, मगर अब एक बार फिर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुल्क दिवालिया हो सकता है। और खदशा इमरान खान की गलतियों की वजह से है, उन पर भी इल्जाम डाला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली फैक्ट्स हैं क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात ज़फ़र मोतीवाला साहब। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में। अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया है, बस ऐलान होना बाकी है, लेकिन जब दूसरी जानिब हम मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट सुने तो वो ये कहते हैं कि मुल्क खान साहब के दौर में डिफॉल्ट हो चुका था, IMF की डील मिली, अब मुल्क की सिचुएशन बेहतर है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जब हम आवाम का मुआवजा करते हैं पास से अभी तक का, तो पहले सूरत हाल खराब थी, अब तो बदतर हो चुकी है। क्या कहेंगे आप सर? देखो नबिया, तुमने जो स्टार्ट ओपनिंग स्टेटमेंट दी है उसी में आपने सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। मुश्किलात इतनी बढ़ गई हैं कि सुबह होती है और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है जो मुझे मैसेज कर देते हैं कि इंटरबैंक जो है 2 रुपया बढ़ गया है, 2 रुपया वीक हो गया है। कायदे आजम की तस्वीर वाली करेंसी अब इतनी खराब हो गई है कि रोज उसको परेशानी देखनी पड़ती है सुबह इंटरबैंक में। फिर ओपन मार्केट जब खुलती है उसमें इतनी फ्लक्चुएशन होती थी जो हम सालों में देखते थे। इंटरबैंक का ये हाल है कि कहीं से कोई रेमेडी नहीं मिल रही, कहीं से इंटरवेंशन नहीं आ रहा। इतने हम लोग स्टेट बैंक के गवर्नर से मैं खुद मिलता था और उनको रिक्वेस्ट करते थे तो वो इंटरवीन करते थे और मार्केट में उनका डॉलर की सप्लाई देते थे ताकि डॉलर की जो डिमांड है वो कम हो और रुपी स्ट्रांग हो। हमने ना इस हुकूमत में देखा है ना इससे पीछे वाली हुकूमत में देखा है। थोड़ा बहुत हमने इसाक डार की जो उससे पहले वाली हुकूमत थी उसमें देखा था कि इंटरवेंशन आ रही है। अब इंटरवेंशन नहीं है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि अगर फ्यूल प्राइसेस जी, पेट्रोल प्राइसेस $65 भी ब्रेंट हो गया और अरब स्वीट ऑयल भी
$75 भी हो गया तो भी हमें यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा फ्यूल की प्राइसेस में, ना डीजल में, ना तो पेट्रोल सर में। फिर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि हुकूमत फिर कब अपनी पॉलिसी दरुस्तम पर गामजन करेगी। पीटीआई वाले करंट गवर्नमेंट पर इल्जाम लगा रहे हैं, अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो खान साहब पर मलबा फेंक रही है। एक दूसरे से अगर हम इल्जाम तराशियों से बाहर निकले और कोई बेहतर मौशी पॉलिसी तश्कील दी जाए तो क्या हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं? भाई हो सकते हैं ना, ये जो आपने कहा ना मलबा, ये मलबा फेंकते फेंकते ही असल में पाकिस्तान को मलबा कर दिया है। आपका मैं प्रोग्राम स्टार्ट से देख रहा हूँ, आप कराची में वो जो रिपोर्टर थी वो बता रही थी, वो बेचारी गटर के पानी में खड़ी हुई थी, जो अभी आपके प्रोग्राम में शुरू में दिखा रहे थे। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बैठ गया है, पूरे मुल्क में सैलाब ने और तकलीफें बढ़ा दी हैं। चैनल्स को देख नहीं सकते, प्रोग्राम टीवी के खबरें नहीं देख सकते, क्योंकि इतना परेशान मैंने पाकिस्तानी को कभी नहीं देखा। एक तो सैलाब ने, एक ये इलेक्ट्रिसिटी के बिलों ने, एक अशिया खाने की चीजों की महंगाई ने, हमारी सप्लाई साइड ही नहीं है। हम जो पहले कहते थे कि भाई पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी में, फूड सिक्योरिटी है, वो फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई है। कभी हमें पता चलता है कि हजारों बोरियां बलूचिस्तान में होनी चाहिए रिजर्व में आटे की, वो अब 400 बोरी रह गई है। तो ये खबरें आते आते जाहिर है आपको इकोनॉमी में डर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो मुश्किलात कोई जिक्र नहीं कर रहा कि वो रिच फैमिलियां, वो लोग जो कभी भी पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचते ही नहीं थे, वो अब नकल मकानी करने का सोच रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। इसका मतलब कि वो फैक्ट्री ओनर्स, वो इंडस्ट्री चलाने वाले लीडर्स, वो सब अब परेशान हो गए हैं। वो अपने देख रहे हैं इस इर्द गिर्द के कहीं पर कोई जगह मिले कि इस मुंह से निकल जाए। ये खबर ज्यादा मुझे खतरा दिखा रही है, ज्यादा मुझे परेशान कर रही है। सर आप बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। जो आम आदमी है उसके लिए तो शायद 2 वक्त की रोटी खाना इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम में टाइम निकाला, वक्त दिया, और इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक सिचुएशन की जो बिल्डअप होती हुई दिखाई दे रही है। जो भारतीय वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो अपने होचे हथकंडों से बाज नहीं आ रहे हैं। भारत की हर रियासत में बीजेपी का झंडा लहराने के जुनून में मुब्तला हो चुकी है मोदी सरकार, और इसके लिए वो मुसलमानों के खून की होली, मसीहों की इबादतगाहों की तबाही और जो दीगर अकलियतें वहां पर रिहाइश पजीर हैं उनकी मसमारी और उसके समेत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी जैसे मुतअद्दिद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और इन दिनों कर्नाटक की कुर्सी पर नजरें जमाए बैठे हैं योगी आदित्यनाथ के इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए हिजाब पर पाबंदी जैसे इक़दाम, मसीही कब्रिस्तानों और फिर इबादतगाहों को मस्मार भी किया जा रहा है। लेकिन अब सूरत हाल इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो चुकी है। मोदी की जाफरानी ब्रिगेड मसाजिद के सामने आकर ढोल पीट रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए नौजवानों के जज्बात भड़काने जैसे गाने बजाए जा रहे हैं ताकि दंगा हो, फसाद हो, मुस्लिम मुखालिफ गाने वालों को प्रमोट किया जा रहा है। और ऐसे वाकयात की वजह से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि भारत के संजीदा सियासी हलके भी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जियाकार। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। कश्मीर, दिल्ली के बाद कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, इसके भी वही मकासद हैं जो पहले मोदी सरकार के रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये बेसिकली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ये हिंदुत्व पे बेस्ड है, ये खाली आप इसको आइसोलेशन। जी कर्नल साहब, आप सुन पा रहे हैं? कर्नल साहब से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनका जो कमेंट, राय, तज्जिया, तबसरा है वो आप तक जरूर पहुंचेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल जॉइन यू बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि भारतीय हुकूमत, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक मरतबा फिर से ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना, मुसलमानों के खून की होली खेलना, इंसानी हकूक की पामाली करना, मुसलमानों को कत्ल करना, उनके जज्बात को भड़काना, आखिर ये चाह क्या रहे हैं, इसी पर बात करेंगे कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब, दिफाई तज्जियाकार। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब मोदी सरकार क्या चाहती है कि दंगा हो, फसाद हो, क्या हो?
जी देखें, एक तो ये इसकी सारी हिस्ट्री है जी, ये आइसोलेशन में नहीं है एक्चुअली। ये जब 1920 में सावरकर ने उन्होंने हिंदुत्व को डिफाइन किया और एक उन्होंने किताब लिखी जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये जो हिंदूज हैं ये सन ऑफ द सॉइल हैं। और सन ऑफ द सॉइल तो हम भी जो पंजाबी हैं वो भी अपने आप को कहते हैं, क्योंकि जो ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब के दोनों, लेकिन सन ऑफ द सॉइल का उन्होंने जो मतलब लिया वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में था। उसका मतलब ये था कि हिंदूज जो हैं उनकी जो प्लेसेस और सीट्स ऑफ रिलीजियस एफिनिटी है वो सारी की सारी इंडिया में है, जबकि मुस्लिम्स की और क्रिश्चियंस की जो है वो इंडिया से बाहर है। तो इसकी बेस पे वो आपको पता है फिर बाद में जो है वो आरएसएस बनी और फिर जी आ रही है। जी जी बिल्कुल करल साहब, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप कंटिन्यू करें। आ रही है जी जी। और देखिए अब फिर ये जो आप जैसे राइट्स की बात कर रही हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है। 1964 में कोलकाता में राइट्स हुए, 69 में गुजरात में राइट्स हुए, इस तरह 89 में बगलपुर में हुए, फिर 92 में आपको पता है बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, और उसके बाद गुजरात के राइट्स 2002 के। तो ये एक हिस्ट्री है जिसमें ये सारा का सारा जो है वो ये कोशिश ये की जा रही है कि इंडिया को एक हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो आई टोटली अग्री विद यू। जो हिस्ट्री है, माजी है, वी ऑल नो अबाउट दैट, बड़ी और दुख की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह है कि आलमी दुनिया इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। OIC के किरदार पर भी सवालात होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ बात की जाए भारत में मुसलमानों के हकूक की पामाली करना या उन पर तशद्दुद करना, तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि जो दीगर मजहबी अकलियत हैं वो भी अब वहां पर अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं कर रही हैं। तो आलमी दुनिया की खामोशी, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा। देखिए मैं हिस्ट्री इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि 2018 में मोदी ने जो है वो एक कमीशन बनाया था 14 लोगों का, जिनको टास्क दिया गया था कि उन्होंने हिस्ट्री को रीराइट करना है आर्कियोलॉजी और उसकी बेस पे। और जहां तक बात है ये इंटरनेशनल बॉडीज की, वो डेफिनेटली आप देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस जो है वो इस पे बिल्कुल चुप है। OIC ने इसकी जो है सिर्फ कॉस्मेटिकली इसको वो किया है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं किया। लेकिन कुछ कंट्रीज ने पिछले दिनों जैसे कतर ने और सऊदी अरब ने कुछ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं था कि वो जो फंडामेंटल कोई जो मोदी के बिहेवियर में चेंज ला सकता। सो अगर आप देखें तो ये चीजें मतलब जो इंडियन जो स्टेट है वो एडमेंट है कि उसने उसको ट्रांसफॉर्म करना है अपनी स्टेट को और एक हिंदू स्टेट में कन्वर्ट करना है। और ये एक्चुअली बीजेपी का एजेंडा भी था, क्योंकि जब उनकी गवर्नमेंट आई थी तो वो उनके मैनिफेस्टो में 2014 से पहले ये था कि उन्होंने कश्मीर का स्टेटस चेंज करना है, अयोध्या पे टेंपल बनाना है, और जो सिविल कोड है जिसमें सिविल लॉज हैं, जो मुस्लिम सिविल लॉज हैं, इनहेरिटेंस के, मैरिज के, इन सबको चेंज करना है। और आप देखिए वो इसी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इससे अलूफ इसलिए है क्योंकि जो आई थिंक उसमें फिर पूरी दुनिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और जो सप्लाई चेन है, आई थिंक वो इंटरनेशनल कंसाइंस और जो ह्यूमन वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स हैं शायद उससे बड़ी हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब वाज इन कॉन्वर्सेशन विद अस। बात तो यहाँ पर ये है, सवाल तो ये पैदा होता है कि जो भारतीय हुकूमत है उस पर कोई भी प्रेशर किसी भी किस्म का असरअंदाज नहीं हो रहा। वो मुसलसल अपनी ढिठाई पर कायम है और ये सब काम करते चले आ रहे हैं एक तवील अरसे से। आलमी दुनिया का रद्द-ए-अमल सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स जारी करना है, कोई इस मामले में इंटरवीन नहीं करा कि मोदी हुकूमत को लगाम डाली जाए, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बहरहाल अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट के मैदान की। तो जनाब, कौमी क्रिकेट टीम एशिया कप में शिकस्त के बाद अब वतन वापस पहुंच चुकी है, जहां अहले वतन ने दिल खोल कर इनका इस्तकबाल किया। लेकिन शाहीनों की मायूस कारकर्दगी पीसीबी के लिए बड़ा इम्तिहान बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड सीरीज, दौरा न्यूजीलैंड और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन टीम तश्कील देना एक चैलेंज है और बेहद जरूरी भी है। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, तज्जियाकार। बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब एशिया कप में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की अगर रैंकिंग की बात की जाए, चौथा नंबर है। 3 बड़े इवेंट्स सर पर आ रहे हैं। कौन कौन सी मेजर तब्दीलियां आप समझते हैं कि होनी चाहिए? देखिए, अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान आइंदा 1-2 रोज में मुतवक्के है। बाद इत्तलात ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से कहा है कि वर्ल्ड कप के लिए जो T20 वर्ल्ड कप जिसका आगाज 16 अक्टूबर से हो रहा है और उसके क्वालिफाइंग राउंड्स और 22 अक्टूबर से उसके फाइनल राउंड शुरू होंगे, तो पाकिस्तान ने ICC से रिक्वेस्ट की है कि कुछ दिन की उन्हें इजाजत दी जाए।
जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैन यू हियर मी सर? सर से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल कुछ चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली कुछ सवालिया निशान बनाया जा रहा है, सवालात उठाए जा रहे हैं कप्तान की कैप्टनसी के हवाले से भी, जो हमारा एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन है उस हवाले से भी, फिर मिडल ऑर्डर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया, ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे सवालात हैं जो कि अब उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या सिलेक्टर्स अब आने वाले वक्त में बेहतरीन टीम तश्कील दे पाएंगे। जी बेग साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सिलेक्टर्स जो है बेहतरीन टीम तश्कील दे पाएंगे आने वाले इवेंट्स के लिए? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम उनको नहीं सुन पा रहे, लेकिन जाने की ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी मेजर तब्दीलियां टीम में लाई जाएंगी। जो हमारे इंजरी का शिकार प्लेयर है उनका अभी मुस्तकबिल या क्या होगा, उनकी रिकवरी किस तरह से हो रही है, वो फ्यूचर में परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, किसकी एंट्री होगी, कौन इन होगा या कौन आउट होगा, चांसेस क्या बन रहे हैं। बेग साहब जी फरमाइएगा अपना, आपका एनालिसिस बीच में हम सुन नहीं पा रहे थे। आपको मेरी आवाज आ रही है नबीला? जी सर, क्लियर लाउड एंड क्लियर। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुनने में आया कि रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि कुछ दिन और उन्हें दिए जाए। 15 सितंबर डेडलाइन थी जो है अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान 23 अक्टूबर को अपना पहला मैच भारत से खेलेगा और पाकिस्तान के ग्रुप में बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के अलावा 2 क्वालिफायर्स होंगे। हो सकता है श्रीलंका दोबारा पाकिस्तान से टकराए क्योंकि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगी। तो अभी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1-2 दिन में टीम का ऐलान करने जा रहा है। कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं पाकिस्तानी टीम में, अब देखते हैं कि क्या तब्दीलियां। मसूद के हवाले से आपने एक अच्छी खबर शेयर की, आई होप सो कि ये हो सकेगा। और 2 विकेट कीपर किसकी शमूलियत जो है वो यकीनी बनाई जाएगी। दूसरी बात ये कि शोएब मलिक भी फट पड़े, ग्रुपिंग की बहुत बातें हो रही है, पसंदीदगी नापसंदीदगी की बहुत सारी बातें हो रही है। डू यू थिंक कि हमारी जो टीम है या जो सिलेक्टर्स हैं वो किसी ग्रुपिंग का शिकार हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, ग्रुपिंग को तो नहीं कह सकते, फेवरेटिज्म जरूर होता है कि जिसको ज्यादा ट्रस्ट होता है वो उसको टीम में इंक्लूड कराता है। कप्तान का ट्रस्ट बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है और फिर चीफ सेलेक्टर कप्तान की राय से टीम का ऐलान करते हैं। तो अभी तक तो मतलब ये आप ग्रुपिंग इसको नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं कि एतमाद, कॉन्फिडेंस जो है खिलाड़ियों पर है। लेकिन अब शोएब मलिक ने चूंकि अपनी लगता यही है कि कश्तियां जला दी हैं, उनका बड़ा चांस था। लोग कह रहे थे कि शायद शोएब मलिक को एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया जाए, उन्हें नहीं किया गया और एशिया कप में पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, वो सबके सामने। तो उसको मद्देनजर रखते हुए शोएब मलिक ने लोहा गर्म था, उस पर अपना स्टेटमेंट दे दिया और कामरान अकमल ने भी उन्हें कहा कि इतनी सच्ची बातें ना किया करें। तो इसका मतलब है कि जो क्रिकेटर्स हैं वो नाला है सिलेक्शन कमेटी के रवैये से और टीम के सिलेक्शन से। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का एतमाद है इस कप्तान पर, इस सिलेक्शन कमेटी पर, तो मुझे नहीं लगता कि शोएब मलिक जो है वो पाकिस्तानी टीम में वापस आए। कोई मौजज़ा ही होगा क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि वो पाकिस्तान जूनियर लीग के मेंटोर भी है। तो अब देखें क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा बेग साहब, मिडिल ऑर्डर पर मुसलसल तनकीद हम सुनते रहे, एशिया कप में भी के काम नहीं करा, परफॉर्म नहीं करा। सो डू यू थिंक मिडिल ऑर्डर में भी हमारी मेजर तब्दीलियां होनी चाहिए? ओपनिंग कॉम्बिनेशन के हवाले से भी आपसे कमेंट लेने चलूंगी कि उसमें भी आप कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, अभी जब तक तो रिजवान और बाबर इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है क्योंकि बाबर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते कि वो 1 डाउन पे नहीं आना चाहते, वो एज एन ओपनर आना चाहते हैं। और अभी एशिया कप के 6 मैचों में उन्होंने सिर्फ 68 रन स्कोर किए बाबर आजम ने। रिजवान ने अगरचे 281 रन स्कोर किए, लेकिन उन्होंने 249 गेंदों का सामना किया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है या तो उन पे प्रेशर बहुत था या इब्तिदाई ओवर्स में वो स्लो खेले। हम लोग पावर प्ले का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो एक ओपिनियन ये भी है कि किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को राइट हैंडेड बैट्समैन के साथ इनिंग्स ओपन करने के लिए भेजा जाए, चाहे वो फखर जमान हो या शान मसूद हो। लेकिन डिपेंड करता है कप्तान बाबर आजम पर कि आया वो चेंज करना चाहते हैं ओपनिंग पेयर को नहीं, क्योंकि इस ओपनिंग पेयर ने गुज़िश्ता 1-2 बरस से काफ़ी रन स्कोर किए हैं, लेकिन एशिया कप में इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही है। तो अब देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं।
अच्छा बेग साहब, अनफिट और जो आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी हैं, क्या आप समझते हैं किस पर किस्मत की देवी मेहरबान हो सकती है या होगी? देखें, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त लंदन में रीहैब कर रहे हैं। गलती इन्होंने ये की कि जब वो जुलाई में अनफिट हो गए थे श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में, पहले टेस्ट मैच के बाद, तो उन्हें भेजना चाहिए था रीहैब के लिए, लेकिन वो श्रीलंका में भी टीम के साथ रहे, वो नेदरलैंड भी टीम के साथ गए और फिर वहां से वो एशिया कप में भी टीम के साथ रहे। जब बहुत शोर मचा तो क्योंकि उनको 4 से 6 हफ्ते डॉक्टर ने रीहैब का टाइम दिया है, तो जब शोर मचा तो उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लंदन भेजा है रीहैब के लिए कि शाहीन शाह अफरीदी हमारा मेन बॉलर है और उसकी फिटनेस ज़रूरी है। कल कुछ वीडियोस मैंने देखी कि शाहीन शाह अफरीदी अपनी फिटनेस को रीगेन कर रहे हैं और चांसेस बड़े ब्राइट हैं कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होंगे, लेकिन कंडीशनली उन्हें शामिल किया जाएगा। अगर उनकी फिटनेस मुकम्मल रही तो वो जाएंगे, वरना आपके पास फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह है, आपके पास हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ और नसीम शाह अभी जो एशिया 11 बनी है, जो कि एशिया कप के बाद एक टीम बनाई गई है, उसमें पाकिस्तान के जो तीन प्लेयर्स हैं उनमें नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज शामिल है। तो फास्ट बॉलिंग अटैक आपका मोहम्मद हसनैन है, बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक है, शाहनवाज दहानी है। तो मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेग साहब, दौरा इंग्लैंड के हवाले से आपका मैं कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। क्या आप स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं इस वक्त इंग्लैंड की टीम की? पाकिस्तान को जहाँ पर जाकर अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा, और क्या देखते हैं कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली बेस्ट विशेस टू टीम पाकिस्तान, लेकिन अगर एक थोड़ा सा न्यूट्रल तज्जिया मैं आपसे लेने को कहूँ तो आप क्या देख रहे हैं मैच? देखिए, इंग्लैंड की टीम 16 सितंबर को पाकिस्तान आ रही है और 4 T20 कराची में, 3 T20 लाहौर में। 20 सितंबर से ये सीरीज शुरू होगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस टीम का ऐलान करता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम में भी कई उनके ऐसे स्टार क्रिकेटर्स नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की सारी तवज्जो जो है वो T20 वर्ल्ड कप पर है। 2010 में इंग्लैंड की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी। उसके बाद से उसकी कारकर्दगी जो है, हालांकि वो 2019 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम की कारकर्दगी 2019 के बाद T20 में बेहतर हुई है। तो उनके लिए चांस है। उन्होंने अपने मेजर, उनके प्लेयर्स कुछ नहीं आ रहे, फिर जॉनी बेस्टो जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वो अनफिट है। तो देखें क्या सूरत हाल बनती है। इंग्लैंड से मुकाबला होगा। लेकिन होम ग्राउंड पे मैचेस होने वाले हैं, तो उसका फायदा, बेनिफिट तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को होगा। बेनिफिट तो होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि पाकिस्तान क्या टीम का ऐलान करता है, क्योंकि यहाँ की विकेटों पर खेलकर आप वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, जहाँ की विकेट्स बाउंसी हैं और वहाँ सीमिंग ट्रैक्स भी हैं, वहाँ मुश्किल होगी बनिस्बत यहाँ के। तो अब देखें किस तरह की पिचेस तैयार की जाती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाता है इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना तज्जिया राय सामने रख रहे थे। बहरहाल जो आने वाले इवेंट्स हैं क्रिकेट के मैदान में, टीम पाकिस्तान को बेस्ट विशेज, अच्छा परफॉर्म करे, ताकि जो बड़ा मार्का आने वाला है वर्ल्ड कप का, वो ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान इंशाल्लाह होपफुली साथ भी लेकर आएगा। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे दोबारा, साथ रहिए। Pakistan,